हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज से हम जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं BA6 सेम पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, जिनका जो मेजर है पॉलिटिकल साइंस, और ये होने जा रहा है कोर्स टाइप 2 के लिए। इसमें हमारा जो सिलेबस है वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हमें देखना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके कुछ कुछ कंसेप्ट्स क्या होते हैं, और हमें देखने हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या क्या हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया जाता है, क्योंकि इसे जो है डिफरेंट स्कॉलर्स जो है ना, वेरियस स्कॉलर्स ने वेरियस वेरियस कंसेप्ट्स दिए हैं इसके बारे में, और वेरियस डेफिनेशंस दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो दी गई है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो मार्शल मैकलुहान जो है ना, उन्होंने जो है क्या कहा है, ग्लोबल विलेज के बारे में बात किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जो है अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुका है, जहाँ पर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इस ग्लोबल विलेज के बारे में कि अगर हम आजकल देखें ना, तो डिस्टेंस और जो टेरिटरीज़ है ना वो मैटर नहीं करती, क्योंकि ट्रेड वगैरह जो है ना वो इजीली होता रहता है कंट्रीज़ के दरमियान, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। अगर हम बात करें थॉमस एल फ्रेडमैन की, तो उन्होंने अपनी बुक द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, इसके अंदर लिखा है कि अगर हम देखें आजकल की टेक्नोलॉजी जो है ना, उसने जो है अर्थ को फ्लैट कर दिया है। मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ चुकी है कंट्रीज़ के दरमियान। और एंथनी गिडनस जो है ना, उन्होंने जो है डिफ़ाइन किया है ग्लोबलाइजेशन को एज कंपैरिजन ऑफ टाइम एंड स्पेस डायमेंशंस, यानी कि उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो कंपैरिजन है किसका, टाइम और स्पेस डायमेंशंस का। अगर हम फाइनली देखें कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड एंड interdependent through economic, cultural, technological and पॉलिटिकल चेंजेस। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना, जो पूरी दुनिया है वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और हर एक कंट्री जो दुनिया के अंदर है एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड बन चुकी है। किस तरह से इंटरकनेक्टेड बन चुकी है, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल एक्सचेंजेस के थ्रू जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना ये सेंट्रल है किसके लिए, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है ना उसके लिए। और ये ग्लोबलाइजेशन जो है ना ये एक इंसान के हर एक एस्पेक्ट को जो है इम्पैक्ट करता है, चाहे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। चलिए अब आगे बढ़कर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ना, जो भी नेशंस वगैरह हुआ करते थे ना वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए, इंटरकनेक्टेडनेस नेशंस के दरमियान जो है बहुत बढ़ गई। पहला फीचर यही है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेशंस, यानी कि जो भी नेशंस वगैरह थे ना वो जो है अब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने लगे, लिंक्ड होने लगे ड्यू टू ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि ट्रेड जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और कम्युनिकेशन जो है वो भी अच्छे से बढ़ने लगा। फ़ोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी वजह से जो है फ़ोन्स डेवलप हो गए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो गई जिससे जो है इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम बात करें सेकंड फीचर की, दैट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फ्री मूवमेंट जो है अलो किया ग्लोबलाइजेशन ने, जिसकी वजह से जो है गुड्स एंड सर्विसेज को भी जो है
अच्छे से फ्रीली जो है मूव किया जा सकता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी कि जो भी गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है या लेबर है, अक्रॉस द बॉर्डर्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। सो आप देख सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत सारी इनोवेशंस की गई, जैसे कि इंटरनेट का जो है इन्वेंशन हुआ और स्मार्टफोन्स वगैरह आ गए, जिससे जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जो है इंटरकनेक्टेड हो गई और एडवांस्ड हो गई। और इससे जो है रेवोल्यूशनाइज हो गई कि इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबली इजीली शेयर की जा सकती है थ्रू वन क्लिक। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ कल्चरल एक्सचेंज। अगर हम देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो अलो करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो जो है कल्चरल एक्सचेंज करें, मतलब डिफ्यूजन हो जाएगा आइडियाज़, वैल्यूज़, कल्चरल प्रैक्टिसेस का। इसका मतलब क्या होता है डिफ्यूजन हो जाएगा? मतलब अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूंगा ना, मिसाल के तौर पर जब दो ग्रुप्स या दो सोसाइटीज़ के जो है लोग एक दूसरे से जो है सोशलाइज होंगे, तो उस वक्त जो है ना कल्चरल एक्सचेंज होता है। यानी कि कुछ अच्छी बातें जो है वहाँ की हमें सीखने को मिलती है, कुछ यहाँ की। जैसे कि आप देख सकते हो कश्मीर में जो है आप देख सकते हो आज हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो जो है वेस्टर्न कल्चर से जो है इन्फ्लुएंसड होते हैं। सो यही जो है कल्चरल एक्सचेंज कहलाता है। जैसे कि ये कैसे होता है, इनके एजेंट्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज़, के पॉप वगैरह या बॉलीवुड वगैरह, यही सब। सो अगर हम बात करें पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस की, तो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्लोबलाइजेशन का। सो जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो फॉर्म हुए ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए, चाहे फिर वो नेटो हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो या फिर जो भी रीजनल बॉडीज़ जैसे कि यूरोपियन यूनियन वगैरह। ये भी जो है ऐसे पॉलिटिकल कोलैबोरेशंस हमें देखने को मिले ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन को कहा जाता है इट्स अ कंटेस्टेड कंसेप्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेरियस स्कॉलर्स जो है ना वो उनके जो है डिफरेंट थॉट्स हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। कुछ लोग इसके अपोजिट है और कुछ लोग इसके फेवर में, और कुछ तो डिफरेंट ही कह रहे हैं। सो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम देखते हैं। सो सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वो है न्यू लिबरल मॉडल या न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव। सो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है? न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव जो है ना वो जो है सेंट्रल पोजीशन देता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है किसको? मार्केट इकोनॉमी को। और ये जो है बेस्ड होता है किसके ऊपर? जो है द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि इनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? जो भी कंपटीशन क्रिएट होता है एनवायरनमेंट के अंदर, और ये जो है किसकी बेसिस बनता है? फिर डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस बनता है जो भी एनवायरनमेंट के अंदर बनता है। सो ये जो है फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर ही और प्रॉस्पेरिटी पर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर। सो न्यू लिबरल जो है ना उनका ये मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसके थ्रू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है। और यही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी जो है ना ये बनता है पेनेशिया ऑफ ऑल इल्स। यानी कि हर एक बीमारी की जो है जो जड़ होती है उसको ख़त्म करने की दवा जो है बन जाता है। अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो वो जो है कुछ उनका इस तरह व्यू है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। दे व्यू दैट ग्लोबलाइजेशन जो है ना इट इज़ हैवीली स्क्यूड इन फेवर ऑफ रिच कंट्रीज़। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ रिच कंट्रीज़ को जो है फेवर करती है। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन का जो है काम करती है। सो ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स इनइक्वालिटी नॉट ओनली अमंग नेशन स्टेट्स बट ऑल्सो विद इन सोसाइटीज़। यानी कि मार्क्सिस्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी क्रिएट करता है
ना सिर्फ नेशंस के दरमियान बल्कि जो सोसाइटीज़ है ना उनके अंदर भी जो है लोगों के दरमियान जो है इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स कंडीशन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय रिच, यानी कि मार्क्सिस्ट्स का ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जिससे जो है रिच इंसान जो है पुअर इंसान को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। ग्लोबलाइजेशन इज़ टूल फॉर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टूल है कैपिटलिस्ट्स के हाथ में ताकि वो जो है एक्सप्लॉयटेशन कर सके बहुत ज़्यादा। पेरीफेरी स्टेट्स जो है ना वो जो है डिपेंडेंट रहती है कोर स्टेट्स के ऊपर। पेरीफेरी स्टेट्स यहाँ पर हम उन स्टेट्स को कह सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं होती, और वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं जो डिपेंडेंट रहती है हमेशा की तरह किन के ऊपर, कोर कंट्रीज़ के ऊपर या कोर स्टेट्स के ऊपर या डेवलप्ड नेशंस के ऊपर। सो इसको रिलेट किया गया है न्यू कॉलोनियलिज्म से। सो इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ना वो जो है इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, ये भी इनका मानना है। चलिए अब देखते हैं जो सोशल लिबरल्स हैं ना उनका क्या पर्सपेक्टिव है किसके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। सो उनका कुछ इस तरह से व्यू है। अगर हम सोशल लिबरल्स की बात करें जैसे कि अमर्त्य सेन या जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो है ना उनका ये कहना है कि जो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी है, यानी कि जो इनइक्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से है, जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से है। उन्होंने जो है एक और बात कही थी कि जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है ना जो एग्जिस्ट कर रहा है वेरियस कंट्रीज़ के अंदर वो भी जो है इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वे ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैपन्ड, यानी कि जिस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन हुई है उस तरीके की वजह से जो है जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है वो क्रिएट हो गया है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जो सोशल लिबरल्स है उनका ये भी कहना है कि अगर हम देखें आजकल की ज़िंदगी में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वो जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है अपनी प्रॉपर फंक्शंस जो उनकी है। अमर्त्य सेन ने भी जो है एक चीज़ पॉइंट आउट की है। उन्होंने कहा है कि जो ग्रेटर एंगेजमेंट होती है ना सिविल सोसाइटी की इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, यानी कि जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ना वो भी हमें कम देखने को मिलती है वोटिंग के अंदर। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसे कहते हैं और उसकी क्या डेफिनेशंस वगैरह है डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, और हमने ये भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं, और हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हमने देखे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद है आपको हमारा जो ये सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching this video till the end and best of luck for your exams.